हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक ऐसे विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं जो न केवल आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा विषय है यातायात नियम और सड़क चिन्ह, यानी ट्रैफिक रूल्स और रोड साइंस। और छात्रों को ये बता दें कि आज का ये पूरा विस्तृत विश्लेषण मोटर वाहन अधिनियम 1988 और भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित एकदम प्रामाणिक नियमों पर आधारित है। जी, और जो भी छात्र यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड या यूपीएसएसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास अचूक स्मार्ट नोट्स की तरह काम करेगी। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण बताता है कि इन परीक्षाओं में इस विशिष्ट टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। एकदम। और इस गहन विश्लेषण की शुरुआत में ही छात्रों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि इन नियमों का मूल उद्देश्य केवल परीक्षा हॉल में बैठकर सही विकल्प चुनना नहीं है। मतलब इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, छात्रों को इसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ आज की इस क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर वाहन चलाते समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। किस परिस्थिति में लेन बदलनी सुरक्षित है या किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए, इन सभी परिस्थितियों में ये सैद्धांतिक ज्ञान एक रक्षक की तरह काम करता है। तो चलिए इस क्लासरूम लेक्चर के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रैफिक लाइट्स के सही अर्थ और परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े उन जटिल नियमों को डिकोड करेंगे जो अक्सर परीक्षार्थियों को भ्रमित करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स की बात आते ही लाल, नारंगी और हरी बत्ती दिमाग में आती है। देखिए, लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल का सामान्य नियम बहुत स्पष्ट है। वाहन को हमेशा स्टॉप लाइन से पहले रोकना चाहिए। जी, और अगर किसी चौराहे पर बाएं मुड़ने की स्पष्ट अनुमति यानी फ्री लेफ्ट नहीं दी गई है, तो लाल बत्ती होने पर बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग पार करने का पूरा अधिकार देना चाहिए। सही बात है। इसके बाद आती है नारंगी बत्ती यानी ऑरेंज सिग्नल। और दोस्तों, यहीं पर सड़क पर सबसे बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि नारंगी बत्ती देखते ही चालक अपने वाहन की गति अचानक बढ़ा देते हैं। हाँ, ताकि लाल बत्ती होने से पहले ही वे चौराहा पार कर लें, जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। मोटर वाहन अधिनियम के कड़े नियमों के अनुसार ये व्यवहार पूरी तरह से गलत है। नारंगी बत्ती का वास्तविक अर्थ है कि चौराहे को सुरक्षित रूप से खाली किया जाए। मतलब इस बत्ती का उद्देश्य गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि वाहन की गति को धीमा करके सुरक्षित रूप से रुकने की तैयारी करना है, बशर्ते वाहन स्टॉप लाइन को पार न कर चुका हो। और हरी बत्ती या ग्रीन सिग्नल का अर्थ है कि वाहन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। हाँ, वो ये कि हरी बत्ती होने पर तुरंत एक्सेलरेटर दबाने से पहले चालक का ये कर्तव्य है कि वह चौराहे पर पहले से मौजूद उन वाहनों या पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दे जो अभी तक चौराहा पार नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, जब तक चौराहा पूरी तरह से खाली ना हो जाए, आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। और यदि हरी बत्ती में एक तीर का निशान बना है, तो इसका अर्थ है कि वाहन को केवल उसी विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा घुमावदार प्रश्न बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, फ्लैशिंग सिग्नल्स, यानी वो बत्तियां जो लगातार जलती और बुझती रहती हैं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, छात्रों को फ्लैशिंग सिग्नल्स में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही चेतावनियों की तरह प्रतीत होते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर रात के 2 बजे कोई चालक किसी सुनसान चौराहे पर पहुंचता है और वहां फ्लैशिंग लाल सिग्नल जल रहा है, तो तकनीकी रूप से उसे क्या करना चाहिए? उसे तुरंत रुकना चाहिए। और यही वो बारीक अंतर है जिसे परीक्षार्थियों को अपनी नोटबुक में गहरे रंग से रेखांकित कर लेना चाहिए। जब सड़क पर फ्लैशिंग लाल सिग्नल दिखाई दे, तो इसका स्पष्ट कानूनी अर्थ है कि चालक को अपना वाहन स्टॉप लाइन पर पूरी तरह से रोक देना है। मतलब वाहन के पहिए पूरी तरह थम जाने चाहिए। एकदम, ये एक अनिवार्य रुकावट है, बिल्कुल एक स्टॉप साइन की तरह। पूरी तरह रुकने के बाद चालक को दाईं और बाईं ओर देखना चाहिए, और जब ये 100% सुनिश्चित हो जाए कि रास्ता एकदम साफ है, केवल तभी उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके विपरीत, यदि उसी चौराहे पर फ्लैशिंग नारंगी सिग्नल दिखाई दे, तो नियम कैसे बदल जाता है? फ्लैशिंग नारंगी सिग्नल दिखने पर वाहन को पूरी तरह से रोकना अनिवार्य नहीं होता। इसका अर्थ होता है सावधानी से आगे बढ़ें। चालक को अपने वाहन की गति को काफी धीमा करना होता है, आसपास की स्थिति का मुआयना करना होता है, और बिना पूरी तरह रुके सावधानीपूर्वक चौराहे को पार करना होता है। मतलब पूरी तरह रुकना फ्लैशिंग रेड के लिए है, और गति धीमी करके आगे बढ़ना फ्लैशिंग ऑरेंज के लिए। यही वो मुख्य अंतर है जो बार बार परीक्षा में फंसाता है। बिल्कुल।
परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि फ्लैशिंग लाल सिग्नल दिखने पर चालक की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, और इसका एकमात्र सही उत्तर है वाहन को पूरी तरह से रोकें। अब क्लास के दूसरे और अत्यधिक तार्किक भाग की ओर रुख करते हैं। सड़क चिन्हों का ज्यामितीय रहस्य यानी ज्योमेट्रिक लॉजिक ऑफ साइंस। सड़क के किनारे लगे हुए लोहे के वे बोर्ड्स केवल पेंट की गई आकृतियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आकारों के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान और तार्किक विज्ञान छिपा है। अगर छात्र केवल ज्यामितीय आकार को डिकोड करना सीख लें तो वे बिना अंदर का चित्र देखे ही उस चिन्ह का मुख्य उद्देश्य समझ सकते हैं। ये सड़क सुरक्षा का सबसे दिलचस्प पहलू है। सड़क चिन्हों को मुख्य रूप से उनके ज्यामितीय आकारों के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोल आकार यानी सर्कल की। जब भी सड़क के किनारे कोई चिन्ह गोल घेरे के अंदर बना दिखाई दे तो मस्तिष्क को तुरंत ये संदेश जाना चाहिए कि यह एक अनिवार्य चिन्ह है, मैंडेटरी साइन। गोल आकार का मतलब है कि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक सख्त कानूनी आदेश है, कोई सामान्य सलाह या सुझाव नहीं। सही कहा, ये चिन्ह स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि इस सड़क पर क्या करना कानूनी रूप से अनिवार्य है और क्या करना पूरी तरह से निषेध है। परीक्षार्थियों को यह तथ्य कंठस्थ कर लेना चाहिए कि इन गोल चिन्हों का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। आइए इन गोल आकार वाले अनिवार्य और निषेधात्मक चिन्हों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। सबसे आम और जरूरी चिन्ह है प्रवेश निषेध यानी नो एंट्री। यह एक लाल रंग का ठोस गोल बोर्ड होता है जिसके ठीक बीच में एक सफेद क्षैतिज रेखा होती है। इसी से मिलता जुलता एक तरफा यातायात यानी वन वे का चिन्ह होता है, जिसमें एक सीधे तीर को लाल रेखा से काट दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि उस सड़क पर केवल जाने की अनुमति है, विपरीत दिशा से आने की नहीं। और दोनों दिशाओं में वाहन निषेध के चिन्ह में आने और जाने दोनों तीरों को काट दिया जाता है। इसके अलावा गोल घेरे में यूटर्न निषेध, दाएं या बाएं मुड़ना निषेध और सभी मोटर वाहन निषेध के चिन्ह भी इसी श्रेणी में आते हैं। और इसी अनिवार्य श्रेणी में एक ऐसा चिन्ह मौजूद है जो परीक्षाओं के लिए एक क्लासिक ट्रैप माना जाता है, हॉर्न बजाना निषेध। नो हॉन्किंग। इस चिन्ह में एक लाल गोल घेरे के अंदर हॉर्न का चित्र बना होता है और उसे एक तिरछी लाल रेखा से काटा गया होता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि शांत क्षेत्रों जैसे कि बड़े अस्पताल, न्यायालयों या शिक्षण संस्थानों के आसपास हॉर्न बजाना किस प्रकार का कृत्य है? क्या ये केवल अनैतिक है? नहीं, परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से याद रखना है कि शांत क्षेत्रों में हॉर्न बजाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक सीधा दंडनीय अपराध है। इसके अलावा गोल आकार का उपयोग यातायात व्यवस्था में विभिन्न सीमाओं यानी लिमिट्स को दर्शाने के लिए भी व्यापक रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक लाल गोल घेरे के अंदर काले रंग से 50 लिखा है तो वह गति सीमा का अनिवार्य आदेश है। इसका अर्थ है कि उस विशिष्ट क्षेत्र में वाहन की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर घेरे के भीतर 5T लिखा है तो वो भार सीमा को दर्शाता है। यहाँ T का अर्थ टन है, जिसका मतलब है कि 5 टन से अधिक भारी व्यावसायिक वाहन उस पुल या सड़क पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की संरचनात्मक क्षमता इससे अधिक भार सहने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। सीमाओं के संदर्भ में दो और चिन्ह परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं क्योंकि वे सीधे तौर पर वाहन के आयामों से जुड़े हैं। पहला है ऊंचाई सीमा, जिसमें गोल घेरे के अंदर 3.5 मीटर लिखा होता है। ये चिन्ह विशेष रूप से रेलवे क्रॉसिंग या किसी पुराने कम ऊंचे पुल से ठीक पहले लगाया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इससे अधिक ऊंचे वाहन वहां प्रवेश न करें, अन्यथा वे हाई टेंशन बिजली की तारों या पुल की छत से टकरा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है चौड़ाई सीमा, जैसे 2 मीटर, जो संकरी सड़कों या तंग गलियों के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। इसके साथ ही अनिवार्य चिन्हों में पार्किंग के नियमों को डिकोड करना भी उतना ही आवश्यक है। शहरों में ये नियम सबसे ज्यादा तोड़े जाते हैं। एक नीले रंग के गोल घेरे में लाल बॉर्डर और केवल एक तिरछी लाल क्रॉस लाइन का मतलब होता है पार्किंग निषेध, यानी उस स्थान पर वाहन को खड़ा करके छोड़कर जाना मना है। लेकिन अगर उसी नीले गोल घेरे में लाल रंग का क्रॉस एक्स का निशान बना हो, यानी 2 तिरछी रेखाएं, तो उसका कानूनी अर्थ और भी सख्त हो जाता है। उसका मतलब है रुकना मना है, नो स्टॉपिंग। इसका अर्थ है कि उस जगह पर किसी यात्री को उतारने या बैठाने के लिए कुछ सेकंड के लिए भी वाहन को रोकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये अंतर परीक्षा कक्ष में बहुत काम आता है। अब ज्यामिति के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आकार की ओर बढ़ते हैं, त्रिकोण। त्रिकोण आकार का उपयोग हमेशा चेतावनी चिन्हों यानी वार्निंग साइंस के लिए किया जाता है। लाल बॉर्डर वाले ये त्रिकोण सड़क की आगे आने वाली भौतिक स्थिति या संभावित खतरों के बारे में चालकों को पहले ही सावधान कर देते हैं, ताकि वे अपनी गति कम कर सकें। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधा पूछा जाता है कि यातायात चिन्हों में त्रिकोणीय आकार मुख्य रूप से क्या दर्शाता है।
सही उत्तर चेतावनी ही होगा। इन त्रिकोणीय चेतावनी चिन्हों के अंदर अनेक प्रकार की भौगोलिक और संरचनात्मक चेतावनियां दी जाती हैं। यदि एक त्रिकोण में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा एक बहुत ही तेज और घुमावदार तीर बना है तो उसे चिमटा मोड़ या हेयरपिन बेंड कहा जाता है। ये अक्सर पहाड़ी रास्तों पर देखने को मिलता है। अगर आगे जाकर रेखाएं संकरी हो रही हैं तो वह तंग पुल की चेतावनी है। इसी प्रकार खड़ी चढ़ाई या खड़ी ढलान के चिन्ह चालकों को गियर बदलने की पूर्व चेतावनी देते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है फिसलन भरी सड़क, जिसमें एक कार के पीछे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। इसे देखते ही गति तुरंत कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां ब्रेक लगाने पर गाड़ी फिसल सकती है। और चेतावनी चिन्हों में एक ऐसा विषय है जिसे एग्जामिनर्स का पसंदीदा ट्रैप कहा जा सकता है। यह ट्रैप है रेलवे क्रॉसिंग के चिन्हों का। रेलवे फाटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और दोनों की ही चेतावनी त्रिकोण के अंदर दी जाती है, लेकिन उनके अंदर बने चित्र बिल्कुल अलग होते हैं और उनका अर्थ भी पूरी तरह भिन्न होता है। पहला चिन्ह है मानव रहित रेलवे फाटक। इस त्रिकोण के अंदर एक पुराने जमाने के स्टीम इंजन का चित्र छापा होता है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि आगे जो रेलवे लाइन है वहां कोई भी गेटमैन या गार्ड तैनात नहीं है और न ही कोई बैरियर है। वाहन चालक को स्वयं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी पर रुककर दोनों ओर देखकर क्रॉसिंग पार करनी है। और दूसरा चिन्ह होता है सुरक्षित रेलवे फाटक। इस त्रिकोण के अंदर एक जाली या रेलवे गेट का चित्र बना होता है। यह दर्शाता है कि आगे की क्रॉसिंग पर एक गेटमैन मौजूद है और बैरियर लगा हुआ है। परीक्षा में अक्सर केवल इंजन या जाली का चित्र देकर उनका सही अर्थ पूछा जाता है, इसलिए परीक्षार्थियों को यह दृश्य अंतर कंठस्थ होना चाहिए। त्रिकोणाकार में एक और बहुत ही आम कंफ्यूजन पॉइंट है ऊबड़ खाबड़ सड़क और गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर के चिन्ह। ये दोनों देखने में काफी समान लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ऊबड़ खाबड़ सड़क वाले त्रिकोण में कई छोटे छोटे उभार बने होते हैं जो खराब रास्ते का संकेत देते हैं, जबकि स्पीड ब्रेकर के चिन्ह में केवल एक बड़ा उभार होता है। ज्यामितीय चिन्हों के बाद अब हम इस क्लासरूम विश्लेषण के तीसरे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, सड़क की रेखाओं का अर्थ। सड़क के बीचों बीच खींची गई सफेद और पीली लाइनें केवल प्रशासन द्वारा किया गया पेंट नहीं है, वे एक मूक भाषा है जो यातायात को अनुशासित रखती हैं। तो आइए इन रेखाओं की भाषा को डिकोड करते हैं। सबसे पहले और सबसे आम है अकेली टूटी सफेद रेखा। यदि सड़क पर सफेद रेखा बीच बीच में टूटी हुई है तो इसका नियम यह है कि चालक सुरक्षित होने पर लेन बदल सकता है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ एक आसान सी ट्रिक है। टूटी रेखा का अर्थ है नियमों में थोड़ी छूट है, यानी बदलाव की अनुमति है, लेकिन इसके ठीक विपरीत होती है अकेली निरंतर सफेद रेखा। यह बिना टूटे एक सीधी सफेद लाइन होती है। इसका स्पष्ट कानूनी अर्थ है कि लेन बदलना या दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के लिए इस रेखा को पार करना सख्त मना है। चालक को अपनी ही निर्धारित लेन में चलना होगा। सफेद रेखाओं के बाद पीली रेखाओं का विज्ञान समझना आवश्यक है। टूटी पीली रेखा का अर्थ है कि सड़क पर विपरीत दिशा से भी ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये रेखा टूटी हुई है, इसलिए यदि आगे का दृश्य बिल्कुल साफ है और सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है तो चालक इस रेखा को पार करके आगे वाले धीमे वाहन को ओवरटेक कर सकता है। लेकिन असल परीक्षा तब होती है जब एक चालक पहाड़ी क्षेत्र में या किसी अंधे मोड़ पर गाड़ी चला रहा हो और उसे सड़क के बीच में एक निरंतर पीली रेखा दिखाई दे। कल्पना कीजिए कि एक चालक एक बहुत ही धीमी गति से चल रहे ट्रक के पीछे फंसा हुआ है और बीच में एक निरंतर पीली रेखा है। उस स्थिति में नियम क्या कहता है? ऐसे परिदृश्य में चालक का धैर्य ही उसकी परीक्षा है। निरंतर पीली रेखा आमतौर पर उन स्थानों पर खींची जाती है जहां दृश्यता कम होती है। इस रेखा को पार करना या इसके ऊपर से ओवरटेक करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो रेखा सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है दोहरी निरंतर पीली रेखा। सड़क के बीच खींची गई दो लगातार पीली रेखाएं एक कंक्रीट की डिवाइडर वॉल यानी पक्की दीवार के समान होती हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र में सीधा पूछा जाता है कि दोहरी निरंतर पीली रेखा का क्या अर्थ है। सही उत्तर है कि इसे किसी भी परिस्थिति में पार करना, इसके ऊपर से ओवरटेक करना या यहाँ तक कि यू टर्न लेने के लिए इसे काटना सख्त मना है। सड़क की रेखाओं के इन जटिल नियमों को केस स्टडीज के माध्यम से समझना ही सबसे सही तरीका है। अब हम अपने विस्तृत विश्लेषण के चौथे और अंतिम प्रमुख भाग में आ गए हैं, चौराहे की नियम, हस्त संकेत और राइट ऑफ वे। तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, कई बार बत्तियां खराब हो जाती हैं या अत्यधिक वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक पुलिस को यातायात को मैन्युअली रूप से नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे समय में पुलिस के इन हस्त संकेतों को तुरंत समझना हर सड़क उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए,
जब कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना एक हाथ सीधा ऊपर आसमान की ओर उठाता है और उसकी हथेली सामने से आ रहे ट्रैफिक की ओर होती है, तो इसका अर्थ है सामने से आ रहे वाहनों को रोकना। यदि वो अपना एक हाथ क्षैतिज रूप से अपने शरीर से बाहर की ओर निकालता है, तो ये पीछे से आ रहे ट्रैफिक को रोकने का संकेत है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत तब होता है जब पुलिसकर्मी को दोनों तरफ से रोकना होता है। इस स्थिति में वो एक हाथ सीधा ऊपर उठाता है और दूसरा हाथ क्षैतिज रूप से बाहर की ओर फैलाता है। हस्त संकेतों के बाद एक ऐसा नियम आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है, जिसे राइट ऑफ वे कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई चालक रात के समय एक ऐसे चौराहे पर पहुंचता है जहां न तो कोई ट्रैफिक लाइट काम कर रही है और न ही कोई पुलिसकर्मी तैनात है। ऐसे बिना सिग्नल वाले चौराहे पर टकराव से बचने के लिए मोटर वाहन अधिनियम एक बहुत ही स्पष्ट नियम निर्धारित करता है, राइट हैंड रूल। इस नियम के अनुसार चालक को हमेशा अपने दाएं हाथ की ओर से आ रहे वाहन को पहले जाने की प्राथमिकता देनी होती है। यदि दो वाहन एक साथ चौराहे पर पहुंचते हैं तो जिस वाहन के दाईं और कोई अन्य वाहन नहीं है वो पहले निकलेगा। इसके साथ ही ओवरटेक करने का भी एक बहुत सख्त नियम है। भारत में ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, इसलिए ओवरटेक हमेशा सामने वाले वाहन की दाईं ओर से ही करना चाहिए। बाईं ओर से ओवरटेक करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। और प्राथमिकता के विषय में बात करते हुए हमें उन वाहनों और लोगों का जिक्र जरूर करना चाहिए जिनका सड़क पर सबसे पहला अधिकार होता है, आपातकालीन वाहन और पैदल यात्री। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस के आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना केवल एक कानूनी नियम नहीं है बल्कि यह हर नागरिक का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। परीक्षाओं में अक्सर ये परिदृश्य दिया जाता है कि यदि पीछे से किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो चालक को तुरंत क्या करना चाहिए। इसका एकमात्र सही उत्तर है कि अपने वाहन को सुरक्षित रूप से बाईं ओर ले जाएं और आपातकालीन वाहन को दाईं ओर से निकलने का पूरा रास्ता दें। अपनी गाड़ी को दाईं ओर ले जाना नियमों के सख्त खिलाफ है। इसी प्रकार किसी भी नियंत्रित या अनियंत्रित चौराहे पर यदि कोई पैदल यात्री ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कदम रख चुका है तो उस पैदल यात्री का पहला अधिकार है। सभी वाहनों को स्टॉप लाइन पर रुककर उसे पहले सड़क पार करने देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर। केस स्टडी से ये और भी स्पष्ट हो जाता है। ये संपूर्ण विश्लेषण वास्तव में परीक्षाओं के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस गहन क्लास को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अक्सर हम इन सभी चिन्हों और रेखाओं को केवल नियम मानकर रट लेते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इन ज्यामितीय आकारों का हमारे अवचेतन मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। यातायात चिन्ह केवल लोहे के बोर्ड नहीं हैं, वे मानवीय व्यवहार को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई चालक रात के 3 बजे किसी सुनसान चौराहे पर लाल बत्ती या लाल गोल चिन्ह देखकर रुकता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि क्या वो इसलिए रुक रहा है क्योंकि उसे किसी चालान का डर है, या इसलिए क्योंकि उस लाल रंग और गोल आकार की ज्यामितीय शक्ति ने उसके मस्तिष्क को अवचेतन स्तर पर रुकने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया है। ये चिन्ह केवल कारों को मुंसिफ नहीं करते, ये हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो बिना किसी पुलिसकर्मी के भी पूरे समाज को एक अनुशासन में बांधे रखता है। यातायात नियम केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए रटने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे और दूसरों की जीवन की सुरक्षा का मूल मंत्र है। एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है। बिल्कुल, ये व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है कि नियम हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।